हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। हम इस चैप्टर की तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम प्लस नीट एग्जाम प्लस जेई एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स से। तो सबसे पहले हम इसके नाम पर चलते हैं। इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन्स स्पीड। स्पीड को हम रेट भी कह सकते हैं। मतलब इस चैप्टर में हमें स्पीड या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। जो भी केमिकल रिएक्शन आपके आसपास हो रही है या इंडस्ट्री में हो रही है, उनकी स्पीड को कैलकुलेट करना ही इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। हम इंडस्ट्री में चाहते हैं कि हर रिएक्शन जो है फास्ट लेवल पे हो। जो रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसके तरीके ढूंढते हैं कि ये रिएक्शन कैसे फास्ट करवाई जा सके। तो इस चैप्टर में हम स्पीड या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को थ्रू आउट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन बनेगी, इट इज द branch of science which deals with study of speed या फिर rate of chemical reaction। इस चैप्टर में हम फिर से बता दें, इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्पीड के अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या फिर कहें रेट। इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है फास्ट रिएक्शन, फिर सेकेंड कैटेगरी आ रही है वो है स्लो रिएक्शन एंड थर्ड कैटेगरी में आएगी मॉडरेट रिएक्शन। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होगी। तो यहां पर हम हेडिंग डालते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होती है। फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कुछ ही सेकेंड में कंप्लीट हो जाए या फिर बहुत ही जल्दी सेकेंड के विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाए या फिर माइक्रो सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाए। ऐसी रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। तो डेफिनेशन है दोज रिएक्शन which occur very fast are called फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाए या फिर कहें माइक्रो सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाए, उन रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होगी। तो यहां पर मैं बता दूं, फास्ट रिएक्शन जनरली आयनिक होती है। आयनिक रिएक्शन जो भी होगी वो सारी की सारी फास्ट रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेके समझते हैं। कभी हम यहाँ पर एग्जांपल लें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का। यहाँ पर HCl जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले जो कि है एक स्ट्रॉन्ग बेस। कभी हम इनकी रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, इतनी जल्दी होगी और यहाँ पर जल्दी से NaCl फॉर्म होगा और H2। अब
क्वेश्चन ये है कि ये इतनी रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों है, ये रिएक्शन फास्ट क्यों है? तो रीजन ये है कि कभी हम HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो HCl एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली NaOH अपने एक्वस सॉल्यूशन में Na+ आयन प्रोड्यूस करेगा और OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच? H+ और OH- के बीच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ये H+ और OH नेगेटिव विद इन अ सेकेंड जल्दी से आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लेंगे और साथ के साथ Na+ और Cl नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके NaCl फॉर्म कर लेंगे। जनरली ये देखा गया है कि सारी की सारी आयनिक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं आयनिक रिएक्शन का। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल। सपोज आपने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है और आपने इसकी रिएक्शन NaCl के साथ करवाई है, तो आप ये देखेंगे कि इस रिएक्शन में बहुत ही जल्दी से AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और साथ के साथ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो आपसे कोई पूछे ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुई है, तो आप कहेंगे आयंस के कारण। क्यों? क्योंकि यहां पर आयंस फॉर्म हो रहे हैं Ag+ और NO3 नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर Na+ एंड Cl नेगेटिव। अब इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से Ag+ किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Cl के साथ। और Na+ किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? NO3 नेगेटिव के साथ। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब हम चलते हैं स्लो रिएक्शन की तरफ। तो चलिए, स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो टेक प्लेस होने में कुछ टाइम ले, मतलब जो रिएक्शन ऑकर होने में कुछ समय ले, उन रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारी रिएक्शन आपके नेचर में स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने आसपास अपने आर्टिकल्स को देखा होगा, आयरन आर्टिकल्स को। ये आयरन आर्टिकल्स में रस्ट लगने में बहुत टाइम लग जाता है। किसी किसी आयरन आर्टिकल को रस्ट लगने में 1 साल लग जाता है और कभी हम पेंट कर दे तो फिर तो 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो स्लो रेट पर हो। तो स्लो रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शंस which occur too slow in nature are called slow reaction। एग्जाम्पल में हम यहां पर ले रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और भी रिएक्शन है जो स्लो होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल फॉर्मेशन। आपको ये पता होगा फॉसिल फ्यूल और कोल को फॉर्म होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। लाखों साल लगना, करोड़ों साल लगना, मतलब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट पे वर्क करती है। और आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी देखी होगी। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने में कुछ टाइम लेते हैं। इसी वजह से ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है। तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है? जो विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाए। और स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाए। इन रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आती है नई रिएक्शन जिसे हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इन्हें हम कहेंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होगी जो ना तो बहुत फास्ट हो, जो ना तो बहुत ही स्लो हो। इन रिएक्शंस को हम मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी में डालेंगे। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शन which are
neither fast reaction nor slow reaction. ऐसी रिएक्शन जो ना तो फास्ट हो जो ना तो स्लो हो, उन रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं. H2 मान लो हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड. देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन ना तो बहुत तेज हो रही है और ना तो बहुत ही स्लो हो रही है. ऐसी रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं. क्या होता है इन रिएक्शन में, यहाँ पर आप कभी ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है. आयोडीन और आयोडीन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो ये रिएक्शन फास्ट क्यों नहीं हो रही है? ये रिएक्शन फास्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी. आयोडीन और आयोडीन के बीच भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी. फिर क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और आयोडीन भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे और जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, यहाँ पर बॉन्ड टूटने में कुछ टाइम लग रहा है और बॉन्ड फॉर्म होने में भी कुछ टाइम लग रहा है. इसी वजह से ये फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती और ना ही स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में. ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन. और आपको बता दूं, हम इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन को ही पढ़ने जा रहे हैं. ना तो हम फास्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे ना ही स्लो रिएक्शन को पढ़ेंगे. फास्ट रिएक्शन को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि फास्ट रिएक्शन विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो जाती है. इसकी स्टडी का कोई फायदा नहीं है इंडस्ट्री लेवल पे. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री चाहती है कि रिएक्शन फास्ट हो, पर जो ऑलरेडी फास्ट है उसे और फास्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है. और भी रिएक्शन जो स्लो होती है, जो स्लो होगी उनको कभी आप फास्ट करवाने की कोशिश करें तो वो फास्ट नहीं हो पाएगी. कि जैसे कोल फॉर्मेशन, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि कोल फॉर्मेशन जल्दी हो जाए. लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं. तो आज भी साइंस इतना प्रगति कर चुका है, पर फिर भी आज भी हमें लाखों और करोड़ों साल में ही कोल फॉर्मेशन मिलता है. इसलिए ना तो हम फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे ना ही स्लो रिएक्शन की. इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे तो किसकी, मॉडरेट रिएक्शन की. तो फिर से बता दूं, इस चैप्टर में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं. तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन. तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसे हम समझने जा रहे हैं. हम एक रिएक्शन लेके या फिर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. तो सपोज हमने एक रिएक्शन कंसीडर की, कंसीडर अ रिएक्शन. एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ए एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में. कभी हम ग्राफ से देखें तो क्या होगा इस रिएक्शन में, कभी हम ग्राफ के साथ देखें, ग्राफ किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम, टाइम और एक एक कंसंट्रेशन का. तो आप ही बताएं. सपोज हम एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं. सपोज आपने चाय बनाना है, चाय बनाते हैं तो चाय में आपने पानी डाला है, शक्कर डाली है और चाय पत्ती डाली है और अभी आपने गैस स्टार्ट नहीं किया है. तो जब 0 सेकेंड हुआ है तब आपको पानी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम मिलेगा, शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन भी मैक्सिमम मिलेगा, चाय पत्ती का भी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम मिलेगा. पर कभी आपने गैस स्टार्ट कर दिया और आप कभी 10 सेकेंड बाद उस घोल को देखते हैं या फिर उस मिक्सचर को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि शक्कर घुलना स्टार्ट हो चुकी है. इसका मतलब शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगा है. सिमिलरली पानी का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगा है, चाय पत्ती का भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगा है और कहीं ना कहीं चाय बनना स्टार्ट हो चुकी है और चाय हमारी क्या है, प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है,
टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना और वहीं टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0 सेकेंड पर मैक्सिमम है और टाइम जैसे से आगे बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। और वही कभी हम प्रोडक्ट और टाइम की बात करें, प्रोडक्ट और टाइम के कॉन्सेंट्रेशन की, तो क्या होगा, टाइम के साथ अभी जब 0 सेकेंड है तो प्रोडक्ट तो बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पर 5 सेकेंड बाद आप देखेंगे तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद आके देखेंगे तो प्रोडक्ट पूरा बन चुका होगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द डिक्रीज इन, याद रखिएगा डिक्रीज कौन हो रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का। इट इज अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants with respect to time is called rate of reaction। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो वहीं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज द इंक्रीज इन concentration of products with respect to time is called rate of reaction, is called rate of reaction। कभी हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें रेट ऑफ रिएक्शन का, तो फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन concentration of reactants upon में time taken। डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर कहें डिक्रीज मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, और डिक्रीज का बाद आता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स with respect to time taken। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट हमारा कौन है, ए है। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आता है। या फिर इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर प्लस साइन आता है। ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस होता है, और वही यहाँ पर डिक्रीज माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब मैं बता दूं रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है, स्पीड। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, आपको बता दूं ए का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ज्यादा था और कुछ समय बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और ये नेगेटिव मिलके स्पीड को क्या बना देंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है स्पीड कांट बी नेगेटिव। और यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया है, क्योंकि आप रिएक्शन में देखें तो फिलहाल इनिशियली बी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और टाइम के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मिलके रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपने मन में बार बार बोल के देखें, क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो आपको बता दूं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी हम इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर या फिर इसे मोलर भी कहते हैं, मोल पर लीटर या मोलर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। याद रखिए इस चैप्टर में हम बार बार इस यूनिट को लिखने वाले हैं। यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। पर कभी हम गैसियस टर्म की बात करें तो कभी मान लो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस टर्म में हो, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आते हुए क्या आता है, प्रेशर की टर्म। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जिसे कहते हैं या फिर बार भी कहते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो यूनिट बनेगी एटीएम सेकेंड इनवर्स या फिर बार सेकेंड इनवर्स। उम्मीद करता हूं आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना और वहीं रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होना। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके स्पीड पॉजिटिव। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को किसी इक्वेशन के लिए कैसे लिखते हैं। तो सपोज हम एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन को कंसीडर किया है, रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। यहां पर A और B क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और C और D क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होना और वहीं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होना। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कहें इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही सिंपल है, यहां पर ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बी का भी डिक्रीज हो रहा है, सी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ और डी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ए कितनी तेजी से डिसअपीयर हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वहीं यहां पर ए तो डिसअपीयर हो रहा है पर साथ के साथ सी क्या हो रहा होगा, अपीयर। तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और सी का अपीयरेंस क्या है, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा हुआ है ए का, तो हम सिर्फ ए की बात करेंगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पूछा है तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने लिया, मान लो मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने क्लोरीन गैस से। तो जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे HgCl2 जो कि होगा सॉलिड स्टेट में। कभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म को कैसे लिखेंगे, तो आप ही बता सकते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, वहीं क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, और HgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। ये डेल क्या है, चेंज, और चेंज यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव मिलकर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से समझा। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं। सपोज वापस हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ रिएक्शन AA प्लस BB gives CC प्लस DD। यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट है, पर ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट या फिर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये शब्द आपने पहले 11th क्लास में सुना हुआ है। स्टोक्योमेट्रिक क्या होता है, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए आगे जो डिजिट लगाते हैं उन्हीं को कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट। तो जब क्वेश्चन में स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी बताया था ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और इसे डिवाइड कर दे इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट कितना है, ए। वही यहाँ पर B का कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे डिवाइड कर दे इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट B से। कभी यहाँ पर C की बात करें तो C का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है विथ, और यहाँ पर डिवाइड कर दे इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। सिमिलरली यहाँ पर D का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे डिवाइड कर दे इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। तो कितना सिंपल है, आपको क्या करना है, स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट को इस इक्वेशन के डिवाइड में लिख देना है। तो सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट नहीं था। कभी यहाँ स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट होता तो वो इस टर्म के डिवाइड में आता। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सपोज एक रिएक्शन है हेबर प्रोसेस, कभी नाम सुना हो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। कभी हम इसे बैलेंस करें तो N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3। तो कभी इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसे डिवाइड कर दें इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट जो कि कितना है, 1। साथ ही साथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट। साथ ही साथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिवाइड कर दें इसके स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट से। ठीक है। अब आपसे कभी पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब, इसका मतलब यहां पर कोई चीज डिसअपियर हो रही है, और आप बता सकते हैं कौन डिसअपियर हो रहा होगा इस रिएक्शन में। नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा होगा, हाइड्रोजन भी डिसअपियर हो रहा होगा, और अमोनिया अपीयर हो रहा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कैसे लिखेंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल T।
और यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल टी। और इस बार याद रखें इसे डिवाइड नहीं करना है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कहां करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के केस में। पर जब आपसे डिसअपीयरेंस पूछा है तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड नहीं करेंगे, इस बात को याद रखें। डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस के केस में स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड नहीं करना है। ये नोट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहां पर कभी आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया तो क्या लिखेंगे? प्लस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वापस बोल दूं यहां पर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सर कब होगा? जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होगा। और जब आप डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस निकाल रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड नहीं होगा। ये बात याद रख लें। तो आप लोग अभी हम और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल टी। और इसे डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से। साथ के साथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ I2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि दोनों में 1 1 है। और यहां पर इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ HI विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 से। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमने और लेना है। सपोज एक रिएक्शन है हाफ A गिव्स 1/3B प्लस 2C। तो कैसे लिखें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय डेल टी। और इसे डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि कितना है? हाफ। और ये हाफ का 2 कहां जाएगा? सबसे ऊपर। साथ के साथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड कर दे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1/3। और ये 3 कहां जाएगा? सबसे ऊपर। साथ के साथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय डेल टी और इसे डिवाइड कर दे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि है 2। आपको और भी एग्जांपल में बता सकता हूं। सपोज एक अलग एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव। सब कुछ एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है। और 6H प्लस जो कि एक्वस में है और गिव्स थ्राइस H2 प्लस 4 Br नेगेटिव। एक मिनट रुकिएगा। 5Br negative एंड 3Br2। ये लिक्विड में है और ये भी लिक्विड में है। अब आपको इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो कि है 5। और साथ के साथ यहां पर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव डिवाइड बाय डेल टी और डिवाइड कर दें स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से। सिमिलरली डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय डेल टी और डिवाइड कर दें स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 6 से। और साथ के साथ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइड बाय डेल टी और डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 3 से। और इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल टी और डिवाइड कर दें इसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 3 से। बहुत ही सिंपल है। आपको उम्मीद करता हूं
कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन में कभी आपको स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन के केस में स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होगा। पर कभी आपसे डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस पूछा हुआ है तो स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड नहीं होगा। ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब आज हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी एक कॉपी मेंटेन करें। उस कॉपी में रोज के रोज एक नोट्स लिखें जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं पर घर पे बैठे बैठे एक फेयर कॉपी बनाएं, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स बहुत ही अनमोल होते हैं। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।